अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम खालिद कबीर है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिवैल्यूएशन, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का टॉपिक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रिवैल्यूएशन का टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था। उसका मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था, रिवैल्यूएशन क्या होती है, क्यों की जाती है, क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो हम रिवैल्यूएशन की जो अकाउंटिंग है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग में हम देखेंगे कि जो जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसकी एंट्रीज़ कैसे होती हैं, उसमें जो डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, उसमें हम गेन लॉस कैसे बुक करते हैं। तो जो टॉपिक है हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन, चेंज द कैरिंग अमाउंट ऑफ रीवैल्यूड एसेट्स। कि अगर हमारे जो कोई एसेट है उसका, उसमें जो चेंज आता है, गेन आता है या लॉस आता है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ ए रीवैल्यूड एसेट, कि जब एसेट रीवैल्यू हो जाता है तो उसके बाद जो उसका डेप्रिसिएशन का प्रोसेस है वो कैसे ट्रीटमेंट करना है उसका। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस जब रियलाइज़ हो जाता है तो उसकी एंट्रीज कैसे होंगी। तो ये टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन। When a non-current asset is revalued, its carrying amount in the statement of financial position is adjusted from its carrying amount to its fair value, normally current market value, at the date of the revaluation. जब हम किसी एसेट को किसी स्पेसिफिक डेट पे रीवैल्यू करते हैं तो जो उसकी कैरिंग अमाउंट है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस जो है, उसके बाद जो अमाउंट आती है वो कैरिंग अमाउंट कहलाती है एसेट की। उसकी जो कॉस्ट पे बुक होता है, तो उसको जब हम रीवैल्यू करते हैं, रीवैल्यू से जो वो उसकी अमाउंट है वो फेयर वैल्यू पे चली जाती है। उसको हम मार्केट प्राइस भी कहते हैं। जब एसेट की वैल्यूएशन होती है तो वो जो वैल्यूज़ है वो वैल्यू करता है एसेट की, तो जो उसकी जो वो अमाउंट आती है उसको हम फेयर वैल्यू कहते हैं, जो नॉर्मली मार्केट प्राइस होती है। और उस पे हम जो उसको बुक करते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे होगी। इफ़ गेन, द एंट्री विल बी, जब गेन होगा तो गेन में हम एसेट को डेबिट कर देंगे एट रीवैल्यूड अमाउंट पे। जितना उसकी रिवैल्यूएशन की वजह से जितना इजाफा हुआ है उसको डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन गेन को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस की एंट्री में इसका वाइस वर्सा हो जाएगी। रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट हो जाएगा और एसेट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया यहाँ तक। कोई मसला, कोई परेशानी हो तो बता दें। इसके बाद हम इसको आगे मज़ीद डीपली देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें आती हैं। इसके कुछ रूल्स हैं रिवैल्यूएशन के, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। एसेट कैरीड एट कॉस्ट रिवैल्यूड अपवर्ड, कि जब हम किसी एसेट को रिवैल्यू करते हैं, उसकी जो रिवैल्यूएशन करते हैं, तो वो अपनी कॉस्ट से उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं कि जी इसकी जो कॉस्ट है वो अपवर्ड चली गई है, ज़्यादा हो गई है। ठीक है, एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज़ कैरीड इन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम एंड एक्यूमुलेटेड इन इक्विटी अंडर द हेडिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, अब ये यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी एसेट की जो अमाउंट, कैरिड अमाउंट इंक्रीज़ होती है, रिवैल्यूएशन होती है, उसकी अमाउंट इंक्रीज़ होती है, तो जो उसमें इंक्रीज़ आया है उसको हम अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में क्रेडिट करते हैं और वो एक्यूमुलेट होती है रिवैल्यूएशन सरप्लस में अंडर द हेडिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, इक्विटी में एक्यूमुलेट होती है। ठीक है, तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। इसको मैं एंड पे बताऊंगा, पहले आप इसको समझ लें। उसको मैं एंड पे बताऊंगा कि हम इस तरह क्यों करते हैं। ये हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को अनरियलाइज गेन है, इसलिए हम इसको अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में बुक करते हैं, क्योंकि ये रियलाइज़ नहीं है। रियलाइज़ होगा तो इन
अदर इनकम में आएगा, अदरवाइज अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में बुक होके हमारी रिटेन्ड अर्निंग में शो होगा। ठीक हो गया। इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। लैंड वाज परचेज फॉर ₹100 million ऑन फर्स्ट डे ऑफ 2019 एंड लैंड वाज रीवैल्यूड एट 130 million एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अप्लाई IAS 16 एंड मेक जर्नल एंट्री अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, एक एसेट था, हमारी लैंड हमने परचेज़ की 100 मिलियन की 2019 में फर्स्ट डे को, और 2019 में ही वो एंड पे वो 130 मिलियन पे रिवैल्यू हो गई। तो 30 मिलियन का हमें गेन हुआ, तो उसकी हम एंट्री करेंगे। पहले तो जो है लैंड परचेज़ की उसकी एंट्री देखेंगे, हम लैंड को डेबिट कर देंगे 100 मिलियन से, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 100 मिलियन से। उसके बाद जो उसमें रिवैल्यूएशन आई है, रिवैल्यूएशन की वजह से जो इंक्रीज़ हुआ है, उसमें हम लैंड अकाउंट को 30 मिलियन से डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन सरप्लस को 30 मिलियन से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये इसकी एंट्री होगी। लैंड में चूँकि डेप्रिसिएशन नहीं होती, इसलिए हम इसको सिंपल से तरीके से हम एंट्री कर देंगे इसकी। आगे एसेट कैरीड एट कॉस्ट रिवैल्यूड डाउनवर्ड, के पिछली सिचुएशन थी कि उसमें हमारी जो फेयर वैल्यू थी वो कैरिंग अमाउंट से इंक्रीज़ कर गई, अपवर्ड चली गई। अब वो उसके उल्ट है कि ये कैरिंग अमाउंट से डाउनवर्ड होगी, तो उसमें लॉस है। ठीक है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज़ डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने गेन की सूरत में अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम को क्रेडिट किया, लेकिन लॉस की सूरत में हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर रहे हैं। तो ये भी प्रूडेंस का कंसेप्ट है, ये मैं आपको वीडियो के एंड पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, लैंड वाज परचेज फॉर ₹100 मिलियन ऑन फर्स्ट डे ऑफ 2019, द लैंड वाज रीवैल्यूड एट 90 मिलियन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अप्लाई IAS 16 टू मेक द जनरल एंट्रीज अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल। पहले लैंड की परचेज़ की एंट्री हो जाएगी 100 मिलियन डेबिट से और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन लॉस, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए रिवैल्यूएशन लॉस लिखा है, वैसे इसको प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हैं। और लैंड हमारा जो एसेट है वो 10 मिलियन से कम हो गया, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये दूसरा इसका रूल था। आगे हमारे पास आता है कि एसेट कैरिड एट अ रिवैल्यूएशन सरप्लस रिवैल्यूड डाउनवर्ड। इसमें दो बातें बताई हैं उसने। दो बातें क्या हैं कि हमारा हमने पहले एसेट को रिवैल्यू किया और उसमें हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस आया, मतलब गेन आया, वो अपवर्ड चला गया। और उसके बाद जब हमने दोबारा उसकी रिवैल्यूएशन की तो वो कम हो गया, मतलब वो लॉस में चला गया। ठीक है, इसमें दो सिचुएशन है, इसको हम देखते हैं। एन एसेट माइट बी कैरीड एट एन अमाउंट हायर दैन इट्स ओरिजिनल कास्ट एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग रीवैल्यूड अपवर्ड, कि जब हमने एसेट को रीवैल्यू किया तो वो अपनी ओरिजिनल कास्ट से अपवर्ड हो गया, मतलब कि इंक्रीज़ हो गया। इफ़ द एसेट इज़ लेटर रीवैल्यूड डाउनवर्ड, कि हमने अगर एसेट बाद में हम रीवैल्यू के दूसरी दफ़ा रीवैल्यू करते हैं उसकी अगले साल में, तो वो डाउनवर्ड चला जाता है, मतलब उसमें लॉस होता है। द रिवैल्यूएशन डिक्रीज इज रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड सरप्लस। अब ये बात आपने समझनी है कि अगर पहली दफ़ा हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ, लेकिन दूसरी दफ़ा जब हमने किया तो हमें लॉस हो गया। तो वो कहता है कि आपने अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में जो आपने रिवैल्यूएशन गेन बुक किया है, लॉस की सूरत में पहले हम उसका रिवैल्यूएशन जो सरप्लस है उसको राइट ऑफ करेंगे। जितना हमने रिवैल्यूएशन सर गेन बुक किया हुआ है उसको पहले हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद अगर मज़ीद कोई लॉस बचता है तो फिर हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे। ठीक है, दैट पार्ट ऑफ एनी डिक्रीज अबव द प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड सरप्लस इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, अगर वो कहता है जी कि अगर आपके पास अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में आपके पास गेन पड़ा है और अगले साल में आपका लॉस हो गया, फ़र्ज़ करें $10 का आपके पास गेन था और उसके बाद $15 का लॉस हो गया, तो आप पहले $10 को ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो $5 बचेंगे उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करेंगे। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल देखते हैं कि पहले गेन था फिर लॉस हुआ। लैंड वाज परचेज ऑफ ₹100 मिलियन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2015, लेटर ऑन लैंड वाज रिवैल्यूड एज बिलो।
दिसंबर 2015 में 130 मिलियन से रिवैल्यू हुई, फिर दिसंबर 2016 में 110 मिलियन से फिर डाउनवर्ड चली गई, दिसंबर 2017 में रिवैल्यू हुई तो फिर डाउनवर्ड चली गई, और दिसंबर 2018 में अपवर्ड हुई और इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो इसकी एंट्रीज़ को हम देखते हैं। पहले 2015 में क्या हुआ कि 100 से 130 मिलियन पे चली गई, 30 मिलियन का गेन हो गया, तो हम उसमें करेंगे लैंड को डेबिट कर देंगे 30 मिलियन से, और अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम को क्रेडिट कर देंगे 30 मिलियन से। यहाँ तक ओके। अब दिसंबर 2016 में आके हमने देखा कि ये लैंड 130 से 110 पे चली गई है, मतलब कि 20 मिलियन का जो है हमारा रिवैल्यूएशन लॉस बुक होगा। उस सूरत में हम देखेंगे कि अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम 20 और लैंड 20 से क्रेडिट। अब ये हमने इधर अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट किया है 20 मिलियन से, हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्यों नहीं किया? हालांकि वो रूल में बता रहा है कि अगर आपका लॉस है तो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना है, लेकिन हमने 20 मिलियन से अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम को डेबिट किया। उसकी क्या रीज़न है? उसने साथ ये भी बताया है कि टू द एक्सटेंट का मतलब है कि जितना आपका पहले गेन बुक हो चुका है उसको पहले आप अगर लॉस होता है तो उसको पहले आप नील करेंगे, ख़त्म करेंगे वहाँ तक, और उसके बाद जो मज़ीद बचता है फिर उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करेंगे। तो हमारा ऑलरेडी जो 30 मिलियन का अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में गेन बुक हुआ हुआ है, तो चूँकि हमारा लास्ट 20 मिलियन का हुआ है तो पहले हम उस 30 मिलियन को ख़त्म करेंगे। तो उसमें से 20 मिलियन हमारा 2016 में डेबिट हो गया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और लैंड क्रेडिट हो गई 20 मिलियन से। ठीक हो गया। दिसंबर 2017 में 95 मिलियन तक पे चला गया लॉस, मतलब 110 से 95 मिलियन, 15 मिलियन का मज़ीद हमारा जो है लॉस जनरेट हो गया। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि 2017 में हमने किया अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट की 10 मिलियन से, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया 5 मिलियन से। तो ये अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम को हमने डेबिट किया 10 मिलियन से, 30 मिलियन में से 20 को हमने एडजस्ट किया 2016 में, और जो बाकी था 10 मिलियन उसको हमने एडजस्ट किया 2017 में। 20 2016 में एडजस्ट किया और 10 बाकी रहता तो 2017 में एडजस्ट किया। पीछे हमारा 5 मिलियन बचता है लॉस, उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे, और लैंड को हम क्रेडिट कर देंगे 15 मिलियन से। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? आगे दिसंबर 2018 में हमारा फिर गेन हो गया, इंक्रीज़ कर गया, अपवर्ड हो गया। ठीक है, तो 95 मिलियन से 116 मिलियन पे चला गया, तो ये हो गया 21 मिलियन टोटल गेन हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लैंड को डेबिट कर देंगे 21 मिलियन से, और जो हमने 5 मिलियन का प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया हुआ है उसको हम पहले राइट ऑफ करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे 5 मिलियन को, और जो बाकी बचेगा 16 मिलियन उसको हम अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, जो हमारा लॉजिक था, जो रूल है इसका, उसकी समझ आ गई होगी कि पहले हमने क्या एडजस्ट करना है, उसके बाद एंट्रीज कैसे करनी है, और अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में कब करनी है, और प्रॉफिट एंड लॉस में कब लेके जाना है उसको। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इससे अगला जो है हम देखते हैं आगे इस पे क्या है। चेंज द कैरिंग अमाउंट ऑफ ए रीवैल्यूड एसेट। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन लैंड वाज रीवैल्यूड, लैंड इज़ नॉट डेप्रिसिएटेड, सो द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लैंड इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल अकाउंट, दिस मेड इट ईजी टू चेंज। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होती, इसलिए वो ईजी है, हमारे लिए कोई इसमें इशू नहीं था। द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स इज द नेट ऑफ बैलेंस ऑन द टू सेपरेट अकाउंट्स। टू सेपरेट अकाउंट है, एक कॉस्ट है और दूसरा डेप्रिसिएशन। द डबल एंट्री टू रिवैल्यू द एसेट मस्ट टेक दिस इनटू अकाउंट, कि जब हम लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं है तो जो बाकी एसेट्स हैं उन पर चूँकि डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, इसलिए उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक तो कॉस्ट और दूसरा डेप्रिसिएशन। तो हम दोनों को देखेंगे कि दोनों में क्या क्या चेंजेस आती हैं, कैसे ट्रीटमेंट करना है उसका। अ सिंपल अप्रोच एंड वन दैट अकॉर्ड विद IAS 16 इज़ एज फॉलो। ये मैं जो आपको ये अप्रोच बता रहा हूँ ये सिंपल अप्रोच है, वैसे इसके एक दो मेथड और भी हैं, लेकिन मैं जो आपको सबसे आसान है जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा वो हम इधर डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसफ़र द क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू द एसेट अकाउंट, द रिजल्ट ऑफ दिस
that is the balance on the asset account is now the carrying amount of the asset and the cumulative depreciation account in respect of asset is zero। वो कह रहा है कि जी सबसे पहले आप एक मेथड स्टेप पहला इसका ये है कि आप क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन जो है आपके जो कैरिंग कॉस्ट मॉडल के थ्रू आप जो कर रहे हैं उसमें जो उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आ रही है उसको आप डेबिट करके एसेट को क्रेडिट करके क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को नील कर दें। उसके बाद जो आपकी वैल्यू बचेगी एसेट की वो कैरिंग अमाउंट पे होगी उसकी वैल्यू। ठीक है। उसके बाद है चेंज द बैलेंस ऑन द एसेट अकाउंट टू द रीवैल्यूड अमाउंट। वो कह रहा है उसके बाद जो कैरिंग अमाउंट बचेगी ना उसको आप रीवैल्यू कर दें जो उसकी रिवैल्यूएशन अमाउंट है उस पर, और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा गेन या लॉस होगा। ठीक है, आगे एग्जांपल इसकी देखते हैं। अ बिल्डिंग ओन्ड बाय कंपनी इज कैरिड एट रुपीज़ 8.9 मिलियन, कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 9 मिलियन लेस accumulated depreciation of rupees 100,000। The company's policy is to apply the valuation model to all its land and building. A current valuation of this building is now 9.6 million। ठीक है, वो कह रहा है कि जी एक बिल्डिंग है हमारी जिसकी जो है कॉस्ट है 9 मिलियन है और उस पर 100,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। ठीक, तो अब वो जो है लैंड एंड बिल्डिंग उसकी जो रिवैल्यूएशन की गई तो उसमें जो उसकी कॉस्ट आई है वो है 9.6 मिलियन, बल्कि मतलब इंक्रीज़ कर गई है, अपवर्ड जा रही है। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि इसका हम इंक्रीज़ कैसे करेंगे जनरल इंक्रीज़। तो पहला स्टेप था हमारा कि हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को नील कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। ठीक है, स्टेप वन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 100,000 से डेबिट हो गई, एसेट क्रेडिट हो गया। इसके बाद 9 मिलियन माइनस 100,000 8.9 मिलियन जो है उसकी कैरिंग अमाउंट बच गई। ठीक, और जो स्टेप टू है उसमें हम देखते हैं एसेट है हमारा डेबिट हुआ 9.6 माइनस 8.9 मिलियन, 700,000 से जो हमारा एसेट इंक्रीज़ कर गया, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम 700,000 से इंक्रीज़ कर गई, क्रेडिट हो गई। ठीक है, अगर हम दोनों को कंबाइन करके एक एंट्री करें तो वो क्या होगी, एसेट 9.6 मिलियन से इंक्रीज़ किया और हमारी जो एसेट की एक्चुअल कॉस्ट थी 9 मिलियन थी, तो बाकी बच गया हमारे पास 600,000 गेन जो रिवैल्यूड अमाउंट है। इतने से हमारा एसेट इंक्रीज़ कर गया, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 100,000 से डेबिट हो गई और जो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में हमारा गेन बुक हुआ वो हुआ 700,000। तो ऊपर वाली दो एंट्रीज़ भी आप कर सकते हैं और नीचे वाली एक एक्यूमुलेटेड एंट्रीज़ भी कर सकते हैं। इससे आपको ज़रा कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। तो आगे हम देखते हैं इसमें मज़ीद क्या चीज़ें हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ रीवैल्यूड एसेट। अब एक एसेट हमने पीछे देखा, हमने एसेट की रिवैल्यूएशन कर दी, रिवैल्यूएशन पे उसको बुक कर लिया। अब उसकी डेप्रिसिएशन भी हम देखते हैं कि उसमें कैसे हमने उसका ट्रीटमेंट करना है। डेप्रिसिएशन ऑफ रीवैल्यूड एसेट आफ्टर अ नॉन करंट एसेट हैज़ बीन रिवैल्यूड, डेप्रिसिएशन चार्जेस आर बेस्ड ऑन द न्यू वैल्यूएशन ओवर द न्यू यूजफुल लाइफ एक्सचेंज। कहते हैं कि जी अगर जब हम एसेट को रीवैल्यू कर लेते हैं तो फिर हम जो उसकी डेप्रिसिएशन लेंगे वो रिवैल्यूड अमाउंट पे लेंगे। डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन के बाद वाली जो अमाउंट है उस पर डेप्रिसिएशन लेंगे और यूज़फुल लाइफ भी उसकी वही लेंगे रिवैल्यूएशन के बाद वाली। ठीक है, एन एसेट वाज परचेज 3 years अगो, 3 साल पहले एक एसेट परचेज किया गया एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 1 ऑफ रुपीज़ 100,000। 3 साल पहले एक एसेट परचेज़ किया गया जिसकी पहले साल जो है उसकी कॉस्ट थी 100,000। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ वाज 6 years, 6 साल उसकी यूजफुल लाइफ थी। एंड एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू वाज रुपीज़ 10,000। ठीक हो गया। इट हैज़ नाउ बीन रीवैल्यूड एट रुपीज़ 120,000 विद एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज़ 3 years एंड इट्स एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इज़ रुपीज़ 15,000 नाउ। द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूज्ड। ठीक है, वो कह रहा है जी कि 3 साल पहले एक एसेट था 1 लाख का और 6 साल उसकी यूज़फुल लाइफ थी और 10,000 उसकी उस वक्त रेजिडुअल वैल्यू थी। 3 साल बाद वो 120,000 पे रीवैल्यू हो गया और यूज़फुल लाइफ उसकी 3 साल रह गई और उस वक्त जब रीवैल्यू हुआ तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू थी 15,000। इसको हम देखते हैं इसकी इंट्रीज कैसे होगी। पहले हम जो है कॉस्ट बेस पे इसकी डेप्रिसिएशन और कैरिंग अमाउंट निकालेंगे। कैरिंग अमाउंट निकालेंगे तो पहले 3 साल की जो है हमारे पास आ जाएगी। डेप्रिसिएशन निकालते हैं 1 लाख और 10,000 इसकी रेजिडुअल वैल्यू थी।
डिवाइडेड बाय 6 ईयर्स पे किया तो 15,000 उसकी एक साल की टैक्सेशन आ गई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट 100,000 है, लेस क्यूमुलेटिव टैक्सेशन 3 साल की हो जाएगी 45,000, और कैरिंग अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन 55,000 उसकी जो कैरिंग अमाउंट थी जब वो रिवैल्यू किया गया। रिवैल्यूएशन अमाउंट ऑफ एसेट इज़ 120,000 और ट्रांसफ़र टू द रिवैल्यूएशन सरप्लस 65,000 का इसमें रिवैल्यूएशन गेन हो गया, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं कि इस पे आगे जो रिवैल्यूएशन के बाद इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो कैसे होगी। उसमें है 120,000 माइनस 15,000 इस वक्त इसकी रेजिडुअल वैल्यू थी, और बाकी जो इसकी यूज़फुल आय थी वो 3 साल थी, तो 35,000 उसकी डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। द depreciation charge in the year 4 will be 35,000. Revalued amount of the asset 120,000 less depreciation year 4 35,000. Carrying amount of the end at the end of year 4 is 85,000, ठीक है। अब कॉस्ट मॉडल में आपने देखा कि 55,000 थी, और उसके बाद ईयर 4 में वो 85,000 होगी आफ्टर डिवेल्यूएशन इंक्रीज़, ठीक है। ये आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे हम देखते हैं इसमें मज़ीद चीज़ें। रिवैल्यूएशन ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस, कि जब आपका जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो रियलाइज़ हो जाता है तो उस सूरत में आपने क्या एंट्रीज करनी है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं ऑल एसेट्स इवेंचुअली डिसअपीयर फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ईदर बाय बिकमिंग फुल डेप्रिसिएटेड और बिकॉज द कंपनी डिस्पोज दैम, कि जब हम किसी एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इफ़ नथिंग वर डन दिस वुड मीन दैट देयर वाज ए रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर वो एसेट ये ख़त्म हो गया लेकिन उसकी अमाउंट आ रही है तो वो फिर कह रहा है कि वो रिवैल्यूएशन सरप्लस हो सकता है। दैट रिलेट टू द एन एसेट दैट वाज नो लॉन्गर ओन्ड। IAS 16 अलाउड बट नॉट रिक्वायर। IAS 16 अलाउ करता है लेकिन रिक्वायर नहीं है। कोई भी पॉलिसी है दो में से कंपनीज चूज़ कर सकती हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ ए revaluation surplus to retained earnings when the asset to which it relates is recognized realized. This might happen over several years as the asset depreciated or at the point of time when the asset is disposed of. इसमें वो बता रहा है कि IAS 16 अलाउ करता है कंपनीज को कि वो दोनों में से एक पॉलिसी यूज़ कर सकती हैं, या तो वो अपना जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसको एसेट के यूजेज के साथ ही राइट ऑफ करते जाएं, उसको ट्रांसफ़र करते जाएं रिटेन अर्निंग को फ्रॉम अदर कंपनी एज इनकम टू रिटेन अर्निंग, या फिर वो जब एसेट की यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाए तो उस वक़्त उसकी एक एंट्री करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। दोनों अप्रोचेस ही कंपनीज यूज़ कर सकती हैं। IAS 16 अलाउ करता है, उसने कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। Excess incremental depreciation. Revaluation of an asset cause an increase in the annual depreciation charge. The difference is known as the excess depreciation or the incremental depreciation. इसमें वो बता रहा है कि जो डेप्रिसिएशन एक्सेस डेप्रिसिएशन है, मतलब इसको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, एक्सेस डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। जब आप किसी एसेट को रीवैल्यू करते हैं और उसमें इंक्रीज़ आता है तो इंक्रीज़ आने की वजह से ज़ाहिर बात है कि उसका डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वो जो उसका डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि पीछे एग्जांपल में हमने देखा कि पहले कॉस्ट मॉडल पे उसकी डेप्रिसिएशन 15,000 थी, लेकिन रिवैल्यूएशन के बाद वो डेप्रिसिएशन होगी 35,000, तो 20,000 का इंक्रीज़ आया। तो इसको इसको स्टैंडर्ड बताता है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं विद द यूजेज ऑफ एसेट और एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, ओके। Excess depreciation is difference between the depreciation charge on the revalued amount of the asset and the depreciation that would have been charged on the historical cost। मतलब ये डिफरेंस है कि जो हमने कॉस्ट मॉडल पे डेप्रिसिएशन चार्ज की थी उसका, और जो रिवैल्यूएशन मॉडल मॉडल पे डेप्रिसिएशन चार्ज की उसका डिफरेंस है ये एक्सेस डेप्रिसिएशन। ईच ईयर बिजनेस might make a transfer from the revaluation surplus to the retained profit equal to the amount of the excess depreciation। एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा, रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाएगी।
कह रहा है कि जी जो बिज़नेस है वो एसेट के यूजेज के साथ जो अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसको रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफ़र कर सकता है जितनी एक्सेस आती जाएगी हर साल, या फिर वो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल भी इसको ख़त्म कर सकता है। दोनों अप्रोचेस यूज़ हो सकती हैं। An asset was purchased 2 years ago at the beginning of the year one of rupees 600,000. It has an expected life of 10 years and nil residual value. ठीक है, annual depreciation is 60,000 in the first 2 years. At the end of the year two, the carrying value of the asset is rupees 480,000. After 2 years, it is revalued at rupees 640,000. वो कह रहे हैं कि एक एसेट था पहले साल 6 लाख का ख़रीदा गया और 10 साल उसकी यूज़फुल लाइफ थी, रेजिडुअल वैल्यू नील है और उसकी जो एनुअल डेप्रिसिएशन आती है वो 60,000 है। 2 साल बाद वो एसेट की कैरिंग अमाउंट 4,80,000 रह गई, मतलब 6 लाख माइनस 120,000 तो 4,80,000 रह गई। आफ्टर 2 years इट इज़ रीवैल्यूड एट 640,000। ठीक है, 2 साल बाद वो उसको रीवैल्यू किया गया तो उसकी जो अमाउंट है वो बनी 6,40,000, तो उसका मतलब गेन है। ठीक है, इसकी हम जनरल एंट्रीज देखते हैं कैसे होंगी। जनरल एंट्रीज में आ जाएगा, पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट कॉस्ट 120,000, एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 120,000 से। ठीक है, दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी जो हमारा रिवैल्यूएशन की। ठीक है, एसेट अकाउंट 6,40,000 माइनस 4,80,000, 1,60,000 से रिवैल्यूएशन हो गया और क्रेडिट हो गया अदर कंप्रिहेंसिव इनकम 1,60,000 से। और वो कह रहा है कि जी 1,60,000 जो है इसको आप या तो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ख़त्म कर दें या इसको आप एसेट के यूजेज के साथ साथ ख़त्म कर दें। तो अगर एसेट के यूजेज के साथ साथ ख़त्म करते हैं तो फिर उसमें ये नीचे वाली तीसरे नंबर वाली एंट्री हम हर साल करते जाएंगे। ईच ईयर बिजनेस इज अलाउड टू मेक अ ट्रांसफ़र बिटवीन द वैल्यूएशन सरप्लस एंड रिटेन्ड प्रॉफिट। ठीक है, इसमें यह है 3 नंबर पे आ जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा हमारा और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हो जाएंगी 20,000 से, मतलब 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स उसकी यूज़फुल लाइफ है। 10 ईयर्स टोटल थी। 2 ईयर्स पहले हमने कॉस्ट मॉडल पे रखा, फिर उसके बाद तीसरे साल पे हमने इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले गए और उसके बाद 8 साल बाकी हैं। 8 साल पे डिवाइड करके 20,000 डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि हम बात करेंगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में। वो कहता है कि जी आपने जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है कि आपके जो रेवेन्यू और एसेट्स हैं वो आपने रिकॉर्ड करने हैं जब आप सर्टन हों, और अपने लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड करने हैं जब आप प्रोबेबल हों। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आपके रेवेन्यू और एसेट ओवर स्टेटेड ना हो और लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंस अंडर स्टेटेड ना हो। कि जब आप एसेट और रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप सर्टन हो, 100% कन्फर्म हो, यकीनी हो कि ये हमारा अकर होगा। ठीक है, उसको तब आप बुक करेंगे। और एक्सपेंस और लाइबिलिटीज़ के बारे में है कि अब जब आप प्रोबेबल हो, मुमकिन हो कि ये सर्टन होगा या नहीं होगा, तो तब आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने जो रिवैल्यूएशन लॉस है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर रहे हैं डायरेक्ट, और लेकिन जो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में बुक कर रहे हैं क्योंकि वो अभी रियलाइज़ नहीं हुआ, तो स्टैंडर्ड उसके बारे में हमें गाइडेंस देता है कि जब तक आपका रियलाइज़ नहीं हुआ तो आप उसको अपनी अदर इनकम में बुक नहीं कर सकते, आप उसको रिटेन्ड अर्निंग में बुक करेंगे। तो जब वो रियलाइज़ होगा तब हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और आज के लिए हमारा ये टॉपिक इतना ही था। इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।